खबरों की शुरुआत करेंगे। सीएम योगी वाराणसी के 1 दिवसीय दौरे पर हैं। में प्रदेश भर के करीब 70,000 संस्कृत छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना का शुभारंभ भी उन्होंने किया है। सीएम योगी संपूर्णानंद विश्वविद्यालय कैंपस में आयोजित भव्य समारोह में छात्रवृत्ति योजना का उन्होंने उद्घाटन किया। सरकार ने 50% से अधिक अंक पाने वाले सभी छात्रों को छात्रवृत्ति देने का निर्णय भी लिया है। इसके बाद मुख्यमंत्री काल भैरव और काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजन भी करेंगे। इस ऊर्जा के साथ आज प्लावित हो सके, इस देश से इस समारोह के साथ हम दीपावली के ठीक पहले देश के सबसे प्राचीन इस संस्कृत विश्वविद्यालय में डॉक्टर संपूर्णानंद जी के नाम पर स्थापित संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के साथ जुड़ रहे हैं। मुझे आश्चर्य होता है, गरीब छात्रों के लिए छात्रवृत्ति होनी चाहिए, मिलनी चाहिए, वंचित छात्रों को ये छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए, ये अभिनंदनीय प्रयास हुआ। लेकिन संस्कृत को क्यों उससे उपेक्षित किया गया, ये मैं नहीं समझ पाया। अभी तक संस्कृत के केवल 300 बच्चों के लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था थी और उसके लिए भी छात्रों को पता नहीं था, कोई आवेदन नहीं कर पाता था। कुल 300, 25 करोड़ की आबादी है। मैं आश्चर्यचकित करता था, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से जब प्रथमा, पूर्व मध्यमा, उत्तर मध्यमा की भी मान्यता प्राप्त होती थी, तब नेपाल और देश के अलग अलग जगहों के छात्र काशी में भी, गोरखपुर में भी अध्ययन करने के लिए आते थे। सन 2001 में उत्तर प्रदेश संस्कृत परिषद बनी और परिषद को मान्यता नहीं मिली, लेकिन छात्रों का प्रवेश होता रहा। कभी प्रयास नहीं हो पाया कि इस संस्कृत परिषद को हम मान्यता दिला पाए। मैंने जब एक बार छात्रों की संख्या के बारे में पूछा कि वे संस्कृत से छात्र क्यों भाग रहे हैं, पता लगा कि मान्यता न होने के कारण बाहर के बच्चे अब आने से कतराते हैं। हम लोगों ने मान्यता बहाल करवाई। आज उत्तर प्रदेश संस्कृत परिषद में भी संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय की मान्यता पहले से थी और यह देश का प्राचीन संस्कृत विश्वविद्यालय है। अपनी एक लंबी यात्रा इस संस्कृत संस्थान ने आगे लेकर के चला है, बढ़ा है, गौरवशाली परंपरा के साथ आगे बढ़ा है। लेकिन संस्कृत परिषद को मान्यता तब मिल पाई जब हम लोगों की सरकार 2017 में आई और आज उत्तर प्रदेश संस्कृत परिषद को भी मान्यता है। अब मैं देखता हूं छात्रों की संख्या में बढ़ोतरी, लेकिन एक उपेक्षा का भाव जो देखने को मिला था। और आज इसीलिए हम सब आज यहां पर उपस्थित हुए हैं कि अभी तो हम लोगों ने यहां पे संस्कृत के बच्चों के लिए, मैं आश्चर्यचकित था, पहले तो स्कॉलरशिप नहीं मिलती थी, उसमें भी आय सीमा जोड़ दी गई। तो हम लोगों ने कहा नहीं, संस्कृत के साथ जुड़ने वाले हर छात्र को ये स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए। और आज जिस स्कॉलरशिप को हम लोगों ने वितरण कार्य प्रारंभ किया है, ये मेरा सौभाग्य है कि दीपावली के पहले यह अवसर प्राप्त हो रहा है हमें। दीपावली के ठीक पहले यानी कल तक इन 69,195 छात्रों के अकाउंट में ये धनराशि उनके अकाउंट में कल पहुंच जाएगी। बैंक खुलते ही ये अकाउंट में पहुंचेगी। लेकिन ये संख्या उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी संस्कृत के बच्चे हैं, प्रथमा से लेकर के आचार्य तक,
इन सब के फॉर्म भरवाने हैं, सबको ये स्कॉलरशिप उपलब्ध करवानी है। इसके लिए हर संस्थान को लगना पड़ेगा, अपने स्तर पर प्रयास करना पड़ेगा और इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। ये भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की, प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में चलने वाली डबल इंजन सरकार की भारतीय संस्कृति के प्रति, आपके योगदान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक अवसर है और उस अवसर पर इस छात्रवृत्ति को आपको समर्पित करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। और बड़ी खबर का रुख करेंगे। बरेली गोलीकांड में सपा नेता के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी है। जमीन कब्जे को लेकर हुई थी अंधाधुंध फायरिंग। बाईपास पर जमीन हथियाने को लेकर भिड़े थे दो गुट। गोलीकांड में शामिल कई हमलावरों को पुलिस ने भेजा है जेल। सपा नेता गौरव सक्सेना समेत 10 लोग चल रहे हैं फरार। होटल मालिक चांद नवाब पर एसएसपी ने इनाम किया घोषित। गोलीकांड के आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आरोपियों की तलाश में अब पुलिस जुट गई है। सपा नेता गौरव सक्सेना समेत 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और होटल मालिक चांद नवाब पर भी एसएसपी ने इनाम घोषित किया है। और संवाददाता दीपक कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह से ये फायरिंग हुई थी और अब क्या माने किस तरह की कार्रवाई में जुटी हुई है पुलिस? देखिए विशाल, मैं आपको बता दूं, ये जो घटना है बरेली के एक हाईवे पर हुई थी, जहां पर दोनों तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग हुई थी और दोनों तरफ से बाहुबली दबंग सामने आए थे। एक जमीन की कब्जा करने को लेकर दोनों आमने सामने लोग आए थे और इस पर तो बरेली पुलिस ने अब तक कई लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और बाकी जो कुछ लोग फरार चल रहे हैं उनकी पुलिस लगातार तलाश कर रही है। इसी में एक सपा पार्षद है जिनका नाम गौरव सक्सेना है, जो कि फरार चल रहे थे। गौरव, विशाल और ये जो पूरा मामला है, एक बाईपास पर जमीन हथियाने को लेकर दो पक्ष आपस में दोनों भिड़े थे और सपा नेता गौरव सक्सेना सहित 10 लोग चल रहे थे फरार। होटल मालिक चांद मियां अभी तक पकड़ से बाहर है, अब जबकि पुलिस ने उस पर कुछ इनाम भी घोषित किया है। विशाल, बिल्कुल दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। कानपुर की लाल इमली के कर्मचारियों ने बीजेपी सांसद रमेश अवस्थी से मुलाकात की। दरअसल लाल इमली के कर्मचारी उपचुनाव में बीजेपी के विरोध में प्रचार करने की चेतावनी दे रहे थे। इस मामले पर एचएनएन ने सांसद से बात की थी, जिसके बाद सांसद रमेश अवस्थी ने कर्मचारियों के 5 सदस्यीय टीम से मुलाकात की है। सांसद ने बताया है कि कर्मचारियों के साथ वार्ता सार्थक रही। हमारी कोशिश है कि कानपुर आगे बढ़े और लाल इमली जल्द चालू कराई जा सके। इसके लिए मैंने कपड़ा मंत्री को भी पत्र लिख दिया है। वहीं कर्मचारियों के बकाया वेतन और बोनस के लिए भी मंत्री से अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। उसके बावजूद भी सब लोगों ने आज माननीय मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद दिया कि उन्होंने लाल इमली को पुनः चालू करने की घोषणा की है। हमारा सब लोगों का एक सार्थक प्रयास है। भविष्य में भी हम लोग चाहते हैं सब इस पे भी चर्चा हो कि लाल इमली कैसे चालू हो और साथ में इनकी समस्याएं हैं, जो जनून समस्याएं हैं, जो कर्मचारियों का पुराना वेतन और बोनस रुका हुआ है, उस पर चर्चा हुई है। उस पर मैं पहले भी पत्र लिख चुका हूँ व्यक्तिगत रूप से माननीय गिरिराज सिंह जो कपड़ा मंत्री हैं हमारे, उनसे अनुरोध कर चुका हूँ कि यहाँ की समस्याओं का समाधान हो और इन कर्मचारियों का पुराना वेतन और बोनस मिले। देखिए, समाधान तो अभी कुछ नहीं निकला। माननीय संसद जी ने यह आश्वासन दिया है कि मैं चुनाव के बाद मैं निरंतर लगा हुआ हूँ और चुनाव के बाद आपका प्रतिनिधिमंडल कपड़ा मंत्री से मिलवाऊंगा और समस्या का पूर्ण समाधान कराऊंगा। बुलंदशहर के मामन रोड पर स्थित एक शोरूम में खाद्य विभाग की टीम ने छापेमारी की। इस दौरान भारी मात्रा में एक्सपायरी और नियर एक्सपायरी का काफी सामान भी बरामद किया गया,
जिन्हें खाद्य विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए सील कर दिया है। बता दें कि आगामी दीपावली को लेकर खाद्य विभाग अलर्ट मोड पर है, जिसके चलते शहर में छापेमारी कर मिलावट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। देखिए, ये एक सुपर मार्ट टाइप है जो मल्टीपर्पज़ सामान होता है घर का, वो यहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ ये दिवाली के आधार पर जो डिस्काउंट सेल है उस तरह से लगाई गई है। यहाँ जो फूड प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं वो एक्सपायर होने की स्थिति में हैं या एक्सपायर हो भी चुके हैं, तो इसकी जांच की जा रही है। नियर टू एक्सपायरी जो प्रोडक्ट हैं उनकी क्वालिटी को लेकर क्योंकि संदेह है कि उनकी क्वालिटी ख़राब हो चुकी है, कुछ पर डेट भी मिटाई गई है, तो इनकी हम जाँच करा रहे हैं। बड़ी कंपनियों की है सर ये? हाँ, काफ़ी सभी ब्रांडेड आइटम्स हैं और इनके द्वारा ये बताया गया ये सब लखनऊ से सप्लाई इन्होंने ली है। और संवाददाता जिशान अली हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जिशान, मिलावटखोरों पर किस तरह से कार्रवाई भी कर रहा है खाद्य विभाग, और क्या माने अब आने वाले समय में किस तरह की जो छापेमारी है वो देखने को मिलेगी? बिल्कुल रवि, देखिए बता दें, ये बुलंदशहर के कोतवाली देहात क्षेत्र में आता है गांव मामन। वहां पर जो खाद्य विभाग के अधिकारी हैं भारी मात्रा में जो घर का सामान होता है वो बरामद करते हैं और अपनी कार्रवाई शुरू करते हैं, क्योंकि ये जो सामान था ये एक्सपायर डेट निकल चुकी थी इसकी, जो एक्सपायर होती है। उसके बाद आनंद फानंद जो और भी वहां पर दुकानदार होते हैं या गोदाम होते हैं, वहां पर खलबली सी मच जाती है कि सुरक्षा विभाग के लोग, खाद्य विभाग के लोग आए हुए हैं। तो कुछ तो ऐसे होते हैं जो दुकान बंद कर अपनी चले जाते हैं, लेकिन उस पर भी जो खाद्य अधिकारी हैं वो दावा कर रहे हैं कि अगर ऐसी कोई भी पाई जाती है तो उस पर भी बड़ी सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिस तरह से दिवाली का त्योहार है, बड़ा त्योहार है, उसके मद्देनजर जो बुलंदशहर प्रशासन है, हर विभाग के जो अधिकारी हैं वो अपने अपने कामों पर लगे हुए हैं और जगह जगह छापेमार कार्रवाई बुलंदशहर की ओर से की जा रही है। जी रवि। बिल्कुल जिशान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आगरा पुलिस प्रशासन दीपावली त्योहार को लेकर एक्शन मोड में आ गया है। इसी क्रम में अवैध बम पटाखों के भंडारण को लेकर फायर विभाग और जगदीशपुर पुलिस ने छापेमारी भी की है। इस दौरान सेक्टर 1 में 2 जगह अवैध पटाखों का भंडारण मिला, जहां घरों में अवैध तरीके से पटाखों का भंडारण किया जा रहा था। पुलिस को कार्रवाई के दौरान एक जगह से 8 बॉक्स और दूसरी जगह से 10 बड़े बॉक्स पटाखों के बरामद हुए हैं। कमिश्नरेट के द्वारा लाइसेंस जो निर्गत किए गए हैं वो अलग अलग जगह के अलग अलग क्वांटिटी के लाइसेंस निर्गत किए गए हैं। लाइसेंस के लिए टर्म्स एंड कंडीशन बताई गई हैं, जैसे आपको फायर सेफ्टी रखनी है, एल शेप में बनानी है, डिफरेंट सेफ्टी है, बड़े बड़े जगहों पे लाइसेंस निर्गत किए गए हैं। उसी क्रम में जो है अभियान चल रहा था, तो यहाँ पे सूचना प्राप्त होती है जगदीशपुरा पुलिस को, इंस्पेक्टर साहब को, कि यहाँ पे 2 जगह अवैध जो है भंडारण है और इनके पास लाइसेंस भी नहीं है। उसी के क्रम में यहाँ पुलिस के द्वारा छापा डाला गया है, जिसमें 2 घरों से अलग अलग, एक में 10 से ज़्यादा गत्ते मिले हैं, एक में 8 गत्ते के आसपास मिले हैं और 1-2 बोरियां भी दोनों जगह मिली हैं जो अवैध भंडारण है, इनके पास लाइसेंस नहीं है। देवरिया में युवती पर हुए जानलेवा हमले के बाद मामले में अब नया मोड़ भी आ गया है। पुलिस के मुताबिक मामले की गहनता से जांच करने पर पता चला है कि युवती ने अपने प्रेमी को फंसाने के लिए खुद ही अपने शरीर पर ब्लेड से कट लगाए थे। पूछताछ में पता चला है कि प्रेमी ने शादी से मना कर दिया था, जिसके बाद युवती ने इस घटना को अंजाम दिया था। तुम्हें फंसाएंगे। तो उनकी मम्मी फोन की। किसकी मम्मी? सूर्या की मम्मी फोन की। सूर्या कौन है? वो हमारा बॉयफ्रेंड है। बॉयफ्रेंड है। तो क्या फोन पे क्या कहा उन्होंने? उनकी मम्मी बोली थी कि सूर्या कहाँ पे है। हमने बोला मुझे नहीं पता है। तो कह रही था अगर कुछ हो जाएगा तो तुम्हें ही फंसाएंगे। तो मैंने बोल दिया कि आप मुझसे शादी नहीं कराएंगी तो हम भी पुलिस के पास जाएंगे। तो वो कह रही है कि मेरा बेटा 10 साल जेल रह लेगा लेकिन हम तुमसे शादी नहीं करेंगे। तो मैंने ब्लेड से काट लिया। ब्लेड कहाँ से लाई आप? मेरे पास था। तो ब्लेड से क्यों काटा आपने? मैंने सोचा मेरी शादी नहीं कराएंगे लोग तो मैं रह नहीं पाऊंगी। जनपद देवरिया के थाना सुरौली क्षेत्र अंतर्गत एक युवती ने अपने जान पहचान के लोगों पर उसके ऊपर चाकू से हमला किए जाने संबंधित आरोप लगाए जाने पर पुलिस द्वारा जांच के दौरान युवती ने बताया कि उसका युवक से प्रेम प्रसंग था तथा उस पर शादी का दबाव बनाने हेतु उसके द्वारा उस पर इस प्रकार का आरोप लगाया गया था। परिजनों द्वारा तारीख नहीं दी गई है। स्थानीय पुलिस द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।